नमस्कार गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी लिफ्ट में। अब तक हमने जो वीडियो बनाए वो यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित वीडियो थे। अब तक हम पुर्तगालियों के बारे में बात कर चुके हैं, डचेज के बारे में बात कर चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं अंग्रेज़ों के बारे में, जिन्होंने कि हमारे देश पर सबसे ज़्यादा, अगर किसी यूरोपीय कंपनी ने सबसे ज़्यादा राज्य किया तो वो थे अंग्रेज़। तो हम आज के वीडियो में स्पेशली अंग्रेज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आए और कहाँ कहाँ से उन्होंने किस तरीके से परमिशन ली और किस तरीके से भारत पर राज्य की नींव डाली। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमारा देखिएगा गाइज, सबसे पहले क्या हुआ, सर्वप्रथम 1608 में कैप्टन हॉकिंस जो था वो हेक्टर नामक जहाज़ लेकर सूरत बंदरगाह आया। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है सबसे पहले कौन आया। तो पहला अंग्रेज आने वाला भारत में जो था वो कैप्टन हॉकिंस था। 1608 ईस्वी में आया और वो जिस जहाज़ से आया उस जहाज़ का नाम हेक्टर था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कौन से बंदरगाह पर आया, तो सूरत बंदरगाह पर उतरा है, ये भी ध्यान रखना है। उस समय भारत पर मुग़ल शासक कौन था, तो मुग़ल शासक जो था वो जहांगीर का शासन था। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस भारत में आया। अब देखिएगा, विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था। वो तुर्की और फारसी का विद्वान था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैप्टन हॉकिंस किस विषय का विद्वान था, तो फारसी और तुर्की भाषा का विद्वान था। दूसरा देखिए, जब वो वहाँ पर आया तो सबसे पहले जहांगीर ने जिस तरीके से, अगर कोई विदेशी राजदूत आता है तो उसका सम्मान किया जाता है, तो इसी तरीके से कैप्टन हॉकिंस को भी एक विशेष तौर पर एक मेहमान की तरह उसका स्वागत किया गया और जहांगीर ने उसे 400 मनसब का एक जागीर और उसे अंग्रेजी खान की उपाधि दी गई। अगर क्वेश्चन आता है कि जहांगीर ने किस अंग्रेज को अंग्रेजी खान की उपाधि दी थी, तो आपको ध्यान रखना है कि वो कैप्टन हॉकिंस ही था जिसे जहांगीर ने अंग्रेजी खान की उपाधि थी। उसके बाद हुआ क्या, जिस तरीके से वो हल्के हल्के देश में रहा और हॉकिंस ने जहांगीर से सूरत में बसने और व्यापार करने की अनुमति मांगी। जब उसने अनुमति मांगी, चूँकि पुर्तगाली कंपनी पहले से यहाँ पर स्थापित थी और बहुत अच्छे से मजबूती के साथ स्थापित थी और उनके संबंध भी जहांगीर से अच्छे थे, तो क्या हुआ, पुर्तगालियों ने इस बात का विरोध कर दिया, जिससे क्या हुआ, अनुमति लेने में सफल नहीं हो पाया। कैप्टन हॉकिंस को यहाँ पर व्यापार करने की और कोठियाँ बनाने की अनुमति नहीं दी गई। लेकिन फिर जब कैप्टन हॉकिंस से जहांगीर ने मना कर दिया, जहांगीर के मना करने के बाद कैप्टन हॉकिंस ने क्या किया, जिस तरीके से हम एक रास्ते पर असफल हो जाते हैं तो दूसरे रास्ते को चुनते हैं, इसी तरीके से कैप्टन हॉकिंस ने भी दूसरा रास्ता चुना और जहांगीर की पत्नी नूरजहां के भाई आसिफ को महंगे महंगे उपहार दिए, अच्छे उपहार दिए और उनसे इस तरीके से उसने क्या किया, नूरजहां से पैठ बनाई। और उसके बाद 6 फरवरी 1613 ईस्वी को बादशाह ने एक शाही फरमान जारी किया जिसमें अंग्रेज़ों को सूरत में कोठी बनाकर व्यापार करने की अनुमति दी और अपने राज दरबार में इंग्लैंड का एक राजदूत रहने की अनुमति दी, जो कि अंग्रेज़ों के लिए एक तरीके से रामबाण जैसा सिद्ध हुई और अंग्रेज़ों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश था ये उनके लिहाज से देखा जाए तो, कि एक शाही फरमान जारी कर दिया 1613 में कि सूरत में कोठी बनाकर व्यापार कर सकते हैं अंग्रेज और यहाँ पर उनका एक राजदूत भी राज दरबार में रह सकता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से वो चला जाता है कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस के जाने के बाद 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम, जो कि इंग्लैंड का राजा हुआ करता था, ने टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर भारत भेजा, जो 1619 तक भारत में रहा। तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि टॉमस रो कौन था, तो टॉमस रो जो था, अगर देखा जाए तो जेम्स प्रथम द्वारा भेजा गया राजदूत था, जो 1615 ईस्वी में आया और 1619 तक भारत में रहा। उसके बाद क्या होता है, जाने से पूर्व उसने, जब वो गया 1619 से पहले जाने से पूर्व उसने सूरत, आगरा, बड़ौच, अहमदाबाद में कोठियाँ स्थापित कर दी और जो कि सूरत के नियंत्रण में थी। मतलब इनकी महत्वपूर्ण जो फैक्ट्री थी या जो स्थापना इनकी कोठियों की गई, उसमें महत्वपूर्ण कोठी जो थी वो सूरत थी और वहीं से ये आगरा, बड़ौच और अहमदाबाद की जो कोठियाँ थी उनका नियंत्रण भी सूरत से ही होता था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मुख्य रूप से जो कोठी थी वो सूरत की ही थी।
उसके बाद क्या होता है 1620 ईस्वी के नौसेना युद्ध के बाद, यहाँ पर देखिए 1620 में एक युद्ध हुआ जो कि अंग्रेजों ने पुर्तगालियों के अस्तित्व और प्रभाव को समाप्त कर दिया। यहाँ पर इस नौसैनिक युद्ध में, जो कि समुद्री शक्ति का युद्ध था और समुद्र में अपना अपना साम्राज्य स्थापित करने की एक होड़ सी मची थी पुर्तगालियों में और अंग्रेज़ों में, तो उसमें क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने जीत हासिल कर ली और इस तरीके से उन्होंने क्या किया, समुद्र में अपना अस्तित्व और प्रभाव जो है वो पूर्णतया प्रभुत्व स्थापित कर लिया। और उनके प्रभुत्व से ही ऐसा हुआ कि पुर्तगाली जो है वो बैकफुट पर जाने लगे। उसके बाद अंग्रेज़ों ने 1639 में मद्रास को वहाँ के स्थानीय राजा से लीज पर ले लिया। लीज पर लेने का कारण यही था कि वहाँ का जो टैक्स वगैरह था वो अंग्रेज उगाया करते थे और राजा को एक कुछ निश्चित धनराशि दे दी जाती थी। उसके बाद क्या हुआ, साथ ही राजा से किलेबंदी और अपना सिक्का जारी करने का अधिकार भी प्राप्त कर लिया। ये बहुत बड़ी, अगर देखा जाए तो मद्रास के राजा ने बहुत बड़ी चूक कर दी और यहीं से कंपनी ने जो है अपना अधिकार स्थापित करना शुरू कर दिया था। एक तरीके से राजपाट की शुरुआत कर दी थी। उन्होंने मद्रास को क्या कर लिया, लीज पर ले लिया और राजा से किलेबंदी और अपना सिक्का जारी करने की, ये देखिएगा, सिक्का जारी करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। सन 1639 में ही मद्रास के राजा चंद्रगिरी से फ्रांसिस डे ने मद्रास छीन लिया। मतलब पहले यहीं तक था, लेकिन लास्ट 1639 का लास्ट आते आते फ्रांसिस डे नाम का जो अंग्रेज था उसने क्या किया, मद्रास के राजा हुआ करते थे चंद्रगिरी, और चंद्रगिरी से क्या हुआ, मद्रास को छीन लिया। यही कारण है कि फ्रांसिस डे को मद्रास नगर का संस्थापक माना गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि मद्रास नगर का संस्थापक किसे माना जाता है, तो फ्रांसिस डे को मद्रास नगर का संस्थापक माना जाता है। उसके बाद क्या होता है 1680 में, यहाँ से देखिएगा एक और बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी चूक कह सकते हैं मुगल शासनकाल की या औरंगजेब की। 1680 में औरंगजेब ने कंपनी पर जजिया कर लगा दिया। जजिया कर भारतीयों के लिहाज से ख़राब था, लेकिन अंग्रेज़ों के लिहाज से बहुत अच्छा था। अंग्रेज अपने अकॉर्डिंग देख रहे थे। उससे क्या हुआ, जजिया कर लगा दिया गया। तो जजिया कर में जिस तरीके से कंपनी पर जजिया कर लगाया गया तो वो एक तरीके से फ्री हो गई, जिससे कंपनी को सूरत के अलावा पूरे भारत में सीमा शुल्क रहित व्यापार करने की अनुमति मिल गई। वैसे कहीं पर भी वो विदेशी कंपनी जब जाती थी तो जाने से पहले उन्हें सीमा शुल्क देना पड़ता था, लेकिन जजिया कर के दायरे में आते ही उनका जो सीमा शुल्क वाला एक तरीके का टैक्स ही था वो टैक्स ख़त्म हो गया और उन्हें केवल एक ही टैक्स देना पड़ता था जो कि जजिया कर था। तो इस तरीके से यहाँ से उन्हें और एक फ़ायदा मिल गया। फिर क्या होता है 1698 में औरंगजेब के पौत्र अजीम से 1200 रुपये में कलिकाता गांव, गोविंदपुर और सुतानती की जमींदारी खरीद ली। इस तरीके से क्या हुआ, जब इन गाँवों की जमींदारी खरीद ली अंग्रेज़ों ने तो उन्हें मिलाकर उन्होंने एक शहर बनाया जिसका नाम कोलकाता है। तो कोलकाता जो है वो 3 गांवों के समूह से मिलकर बना। कलिकाता गांव, गोविंदपुर और सूतानती की जमींदारी खरीद ली, जिन्हें मिलाकर उन्होंने क्या कर दिया, कोलकाता शहर बना दिया। तो इन 3 गांवों के नाम भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखने हैं, याद रखने हैं। और गाइज, जिस तरीके से हमने यूरोपीय कंपनियों के आगमन की बात की है, तो अंग्रेज किस तरीके से आए और किस तरीके से उन्होंने अपनी शुरुआत की, शुरुआती व्यापार को बढ़ाया और व्यापार करते करते कब वो अपना राजपाट स्थापित करने की सोचने लगे और उसकी ओर कदम बढ़ाने लगे। इस वीडियो में यही था। हम केवल चूँकि यूरोपीय कंपनियों के आगमन की ही बात कर रहे थे, पूरे इतिहास की बात नहीं कर रहे थे। तो आपको आई थिंक ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।